मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? विविध भारती का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? इस श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कई कलाकारों से करवा चुके हैं, तो आज मिलिए कथा, पटकथा और संवाद लेखक इकराम अख्तर से। इनसे बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। सुनने वालों की खिदमत में रजिया रागिनी का आदाब, नमस्कार। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल भी एक बच्चे की मानिंद अड़ा है जिद पर, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। ये सच है दोस्तों कि हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पर हम सब में कहीं ना कहीं एक बच्चा जरूर होता है। तभी तो कई बार हम ऐसी जिद करने लगते हैं जिसे देख के अक्सर लोग कहते हैं क्या बचपना लगा रखा है। इसी बचपन को फिर से ताजा करने के लिए हमने अपने यहाँ आमंत्रित किया है फिल्म जगत के जाने माने लेखक जनाब इकराम साहब को। आदाब, नमस्कार इकराम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में। आदाब, नमस्कार रागिनी जी, और हमारे जो ये सुनने वाले हैं उनको इकराम अख्तर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आप फरमाएं रागिनी जी कि आपने मुझे यहाँ जो बुलाया है। हम तो इकराम साहब आपको अपने माजी में ले जाना चाहते हैं, उन गलियों में ले जाना चाहते हैं जहाँ आपका बचपन बीता है। जी, मेरा बचपन यूं कहिए कि लखनऊ जैसी जगह, जिसको तमीज तहजीब की नगरी कहते हैं, उन गलियों में बीता है, और ख़ास पुराने लखनऊ की गलियों में बीता है जहाँ अभी भी तमीज़ और तहजीब जिंदा है। और बचपन जो है वो तो ऐसी चीज़ है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आगे, उम्र की दहलीज पे आगे कदम रखते जाते हैं, आप सिर्फ एक ही आपकी तमन्ना होती है, काश कोई मेरे बीते हुए दिन लौटा दे। मेरे फादर पुलिस में एसीपी थे, जिसकी वजह से मेरा बचपन कुछ ज़्यादा ही शरारती था, क्योंकि थानेदार घर में थे। काफ़ी शरारतें करता था, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शरारत करनी चाहिए, उनका जन्मसिद्ध अधिकार उनका यह है कि उनको शरारत करनी चाहिए, लेकिन शरारत इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ हो या माँ बाप परेशान हो। अभी आपने कहा कि आपके वालिद एसपी थे, तो आप किस तरह की शरारतें करते थे? शरारतें मतलब डरता नहीं था। स्कूल में जो है वो अगर कोई गलती हो गई या किसी के साथ में कुछ हो गया तो उसमें अपना ज़्यादा अधिकार जमाता था। मतलब हर चीज में जो एक शरारत का लेवल था उसमें थोड़ी सी ज्यादा थी। तो आपके वालिद कभी डांटते नहीं थे? वालिद साहब से मैं बहुत डरता था। फिर भी शरारतें करते थे? फिर भी शरारतें करता था, क्योंकि शरारत जो है वो तो ब्लड में थी। अच्छा। भाई बहनों से कैसा सलूक था आपका? भाई बहनों के साथ में भी वही जो होता है कि प्यार भी है और झगड़े भी हैं, लड़ाई भी है। जरा जरा सी बातों पे झगड़े होते थे, जरा जरा सी बातों पे फिर प्यार भी होता था। लेकिन इतना जरूर था कि मेरी वालदा, मेरी माँ की वजह से मैं बच्चा होते हुए भी कहीं ना कहीं लिटरेचर और किताबों से ज्यादा जुड़ा रहा, क्योंकि मेरी माँ मुझे बैट बॉल देने के बजाय किताबें देती थी। अच्छा, तो बचपन से ही आपको पढ़ने का शौक जी, था? बचपन से ही मैं बहुत पढ़ता था, और मैंने कुछ 11-12 साल की उम्र से ही शेर वगैरह लिखने शुरू कर दिए थे। क्योंकि लखनऊ जैसी जगह में रहता था तो जबान जो है वो जलील को जलील नहीं करता था। तो पत्थर नहीं थे जबान में, इस वजह से शुरू से ही एक रुझान रहा और थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। तो पढ़ाई आपकी लखनऊ में ही हुई? लखनऊ में ही मैंने कहाँ तक आपने ग्रेजुएशन किया मैंने वहाँ। तो कैसे स्टूडेंट थे आप? मैं बहुत ही शैतान स्टूडेंट था, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट था, क्योंकि मैं साल भर पढ़ता नहीं था। जब एग्जाम्स आते थे तो ही मैं पढ़ता था, और इस कॉन्फिडेंस से पढ़ता था कि मुझे पास होना है, और वो भी अच्छे नंबरों से पास होना है। तो आप हमेशा पास ही हुए? और हमेशा मैं पास हुआ।
तो जब रिजल्ट आने जाते थे तो ये कॉन्फिडेंट था? ये कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मेरा तो जो है वो मैं तो पास हूँ। कई बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, तो आपके दोस्तों में आप किस किस्म के बच्चे थे? मेरे दोस्तों में मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि जो भी काम मैं करता था वो परफेक्शन के हद तक करता था। अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा होता था उस वक्त तो मेरी वजह से टीम जीतती थी, इस लेवल पे मैं इन्वॉल्व होता था। या ज़बान एक ये बोलिए गॉड गिफ्ट चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो अपनी छाप जो है वो छोड़ के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक सलाहियत थी कि मैं पूरी महफिल में अगर मैं एंटर होता था तो मेरा अपना एक वजूद हो जाता था थोड़ी देर बाद। बचपन से ही आप स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी कोई और एक्टिविटीज में खेलता था, फिर उसके बाद प्ले वगैरह जो होते थे तो वो भी मैं लिख देता था। अच्छा, तो बचपन से ही लिखने का आपको? हाँ, बचपन से ही लिखने का शौक था, लेकिन इतना ये नहीं था कि प्रोफेशनली जो है वो कभी मैं करूँगा। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश यही थी कि जो भी करना है उसमें अपनी एक आइडेंटिटी हो, अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वालदा ने आपको बचपन में ही किताबें थमा दी, तो लगता है कि वालदा से आप ज्यादा नजदीक रहे? वालदा से मैं ज्यादा नजदीक हूँ, और जो ये मेरा इकराम अख्तर नाम है, अख्तर मेरी माँ का नाम है। अच्छा, तो आपने अपनी माँ का नाम मैंने यूज किया है, और उस नाम की ही बदौलत कि मैं आज जो हूँ इस मुकाम पे हूँ। आपकी वालदा जब आपको देखती हैं कामयाब लेखक के रूप में, तो उनको कैसा महसूस होता है? उनको ये लगता है कि वो जीत गई, वो कामयाब हो गई। बचपन से ही उनका जो है, मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो इंजीनियरिंग किया, उन्होंने बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं आज की डेट में, लेकिन मेरा शुरू से जो है वो बिजनेस में बिल्कुल नहीं था। अगर मुझे बोला जाता जाके सब्जी ले आओ तो मैं सब्जी का थैला उसके पास डाल के उसको बोलते था जो जो तेरी समझ में आए दे दे। मैं खेलने चला जाता था, वापस आके जो है तो मुझे कैलकुलेशन, बिजनेस या कोई भी चीज़ कभी भी आई नहीं। आर्टिस्टिक दिमाग था, वही रहा शुरू से। आपके और बहन भाइयों में भी ये खूबी आई? मेरे कोई भी भाई बहन जो है वो मतलब क्रिएटिविटी की लाइन में नहीं है, सिर्फ आप ही? सिर्फ मैं हूँ। किस किस्म का कहानियाँ, लिटरेचर बचपन में आप पढ़ते थे? मैं बचपन में जासूसी बहुत पढ़ता था। मैंने संस्कृत और जितना ज़्यादा मैंने हिंदू लिटरेचर को पढ़ा, तो बचपन से ही एटमॉस्फेयर हो रहा कि रामायण के बारे में भी अगर आप पूछें कि कौन क्या है तो आई नो। तो आप, मैं चाहूँगी कि इस जगह पर आप कोई अपनी पसंद का कोई गाना हमारे श्रोताओं को सुनाएं जो आपको बहुत पसंद है और बचपन में आप बहुत सुना करते थे। मेरी एक फिल्म है छोटा चेतन, जिसका एक गाना है कोई जादू होने वाला है। चलती है हमको बता। एक जादू होने वाला है जो सब पे छाने वाला है, एक प्यारा प्यारा जादूगर हर दिल को भाने वाला है। वाला है एक प्यारा प्यारा जादूगर हर दिल को भाने वाला है।
मुंडी बिल्ली आंखें, अरे कौली हड्डी, 11 नींबू 12 मिर्ची, आइलो आइलो। एक जादू होने वाला है जो सब पे छाने वाला है। ओम रीम शाही बाबा, काले भूत का भतीजा, तारा रा रा रीरो, आधी जान वाला अंडा, कहाँ है डंडा। एक जादू होने वाला है जो सब पे छाने वाला है। नहीं पियोगे बंदर बना देगा, स्कूल नहीं जाओगे उल्टा लटका देगा, अगर झूठ बोलोगे तो गंजा बना देगा, मम्मी को सताओगे चूहा बना देगा। नहीं, मैं मम्मी को नहीं सताऊंगा, मैं प्रॉमिस स्कूल जाऊंगा। मुझे चूहा मत बनाना, मुझे गंजा मत बनाना। सच्चों का यार बनेगा वो, अच्छों का यार बनेगा वो, कर लेगा जिससे दोस्ती, है जान भी दे देगा वो। बता देना क्या नाम है उसका, बता देना हमको जरा उसका। राम साहब, आप बचपन में फिल्में वगैरह देखते थे? जी हाँ, बहुत देखता था। किस टाइप की फिल्में देखते थे? उस टाइम पे इतना सेंस तो था नहीं कि मतलब कौन सी फिल्म क्या होती है, तो जो भी फिल्म रिलीज होती थी तो मेरा स्कूल था, उसके सामने ही थिएटर था, और मेरे अंकल जो थे वो एंटरटेनमेंट कमिश्नर थे। अच्छा। तो हमारे टिकट भी नहीं लगते थे, तो हम जब भी फ्री में स्कूल से चले निकलते जाते थे तो फ्री में अंदर, तो अंदर चाय नाश्ता सब आता था और हम लोग बैठ के आराम से पूरा पिक्चर VIP देखते थे। ट्रीटमेंट पूरा मिलता? VIP ट्रीटमेंट मिलता था। तो पिक्चरें, एक एक पिक्चर मैंने, जय संतोषी माँ मैंने कुछ नहीं तो 500 बार देखी होगी। शायद मेरे ख्याल से तो ये रिकॉर्ड होगा कि जी। आपने 500 मर्तबा देखी, क्योंकि जब भी स्कूल से जो है वो निकला तो सामने ही थिएटर, घुस जाता था अंदर। मैं बहुत छोटा था, मैं होऊंगा कुछ 11-12 साल। और वो उम्र में तो वाकई ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं। फिर मैंने शोले भी बहुत बार देखी, मुगल आजम लगती थी वो भी बहुत बार देखता था। तो जो भी उस थिएटर में पिक्चर लगती थी तो मेरा स्कूल नहीं जाना होता, क्योंकि मैं साल भर पढ़ता ही नहीं था। तो आपके वालिदैन इस बारे में कुछ नहीं करते थे? डांटते थे, लेकिन डांट भी बचपन में बच्चा जो है वो चिकने घड़े की तरह होता है। तो आप क्या, मतलब जब आप घर आते थे तो क्या झूठ बोलते थे बचपन में? कि झूठ बोलता था। अच्छा, फिल्म देखने गए तो झूठ बोलते थे? झूठ बोलते थे कि मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ, और हमेशा झूठ ये कह के बोलता था कि मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा। सिर्फ एक ही झूठ बोलता हूँ। झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोलते थे? बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता। तो कभी पकड़े भी गए कि नहीं? पकड़ा जाता था, मार भी पड़ती थी, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे तो कभी ऐसा कोई मौका याद हो आपको जब आपको बहुत मार पड़ी हो और फिर आपकी वालिदा ने बहुत बाद में प्यार किया हो, मिठाई दी हो कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत मारा है, ऐसा कुछ वाकया कभी हुआ है? मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत था कि मुझे कभी बहुत मार नहीं पड़ी। अच्छा। लेकिन एक बार मैं इत्तेफाक से सामने से पिक्चर देखने निकल गया, और उस दिन मेरे फादर को मेरे प्रिंसिपल ने बुला लिया था, और मुझे पता नहीं था कि आज मेरे फादर जो है वो ड्यूटी से सीधा स्कूल आने वाले हैं। अच्छा। और वो स्कूल आए जहाँ मैं नहीं था, प्रिंसिपल से वो मिले, घर चले गए। उसके बाद फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बोला मैं तो स्कूल से ही आ रहा हूँ। और वालिद को तो आपके पता था? वालिद साहब को पता था, क्योंकि वो तो मैं स्कूल में था नहीं। तो फिर क्या रिएक्शन हुआ? फिर पिटाई हुई, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं शाम को 6 से 9 वाली फिल्म देखने चला गया। 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद हमारे यहाँ बोलते हैं कि, मतलब बचपन में मुझे याद है कि मेरी मदर बोलती थी कि अंधेरा होने से पहले घर आना है।
और मैं उस दिन इत्तेफाक से 609 पिक्चर चला गया। मेरे फादर बहुत परेशान, सब बहुत परेशान, और अल्टीमेटली पिक्चर रुकवा के थिएटर की लाइट जलाई गई और उसमें से फिर मुझे जो है निकाला गया। क्या पिक्चर देख रहे हैं। तो वाकई बहुत बदमाश थे फिर तो आप। बहुत बदमाश था। तो आप फिल्म किसके साथ जाते थे? दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ, जो भी दोस्तों की भी पिटाई होती थी आपके साथ साथ? और हाँ, उनकी भी होती होगी घर में। उनको इंप्रेशन ये था कि मैं तो जा रहा हूँ तो अभी फ्री में चलो तुमको पिक्चर दिखाता हूँ। और बच्चों को तो लालच होती है। तो बचपन से शैतानियां बहुत की, और मेरा एक्सक्यूज ये होता था, समझ लीजिए इतनी ज्यादा शैतानी मैं करता था कि मैं बोलता था कि रोज रोज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मेरे डैडी पूछते थे क्यों नहीं जाओगे? मतलब एक जगह रोज रोज जाऊंगा तो इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए रोज रोज एक जगह नहीं जाने का। तो सब वो बचपन की बातें थी। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, और जितना मैंने पढ़ा है, कि 90% जो बचपन में बहुत ज्यादा शैतान बच्चे रहे हैं, उन्होंने बड़े होकर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। बिल्कुल, इस बात से मैं भी आपके सहमत हूँ। और ये बात कहा भी जाता है कि सपूत के पाँव तो पालने में नजर आने लगते हैं। तो आपके वालिदैन को ये तो बचपन से लग गया होगा कि ये कुछ अलग लीग का आदमी है ये। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि क्या अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो आंख पे चश्मा लग जाएगा, लाखों रुपए खर्च करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जानेंगे? 5 लाख, 10 लाख, या कुछ भी बन जाऊंगा तो एक लिमिटेड मुझे जानने वाले लोग होंगे। लेकिन ये जो ग्लैमर है, ये अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आज तो लोग मुझे, पूरा हिंदुस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी मैं जाता हूँ लोग मुझे जानते हैं, मेरी पिक्चरें देखते हैं, और 100 साल बाद भी मैं जिंदा हूँ। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं कथा, पटकथा और संवाद लेखक इकराम अख्तर। तो आपने बचपन में अपना फैसला सुनाया था वालिदैन को कि भाई मैं तो पढ़ाई ना करके ये लाइन में जाना चाहता हूं? मैंने ज्यादातर फैसले किसी को नहीं सुनाए, बल्कि अपने आप को सुनाए। तो स्कूल आपका लखनऊ में हुआ, तो कॉलेज वगैरह? कॉलेज भी लखनऊ में ही हुआ मेरा। अच्छा, तो जब आप कॉलेज में आए जी, तब आपकी पढ़ाई के अलावा दूसरी क्या एक्टिविटीज की? जैसे आपने बताया कि शेर व शायरी मैं करता था। मैंने उस टाइम पे बाकायदा शेर शायरी शुरू कर दी थी, और मुशायरों में भी जाने लगा था मैं। तो लखनऊ में एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल होता है जी। वो फिल्मों में ही देखते हैं कि बड़ा शेर व शायरी के जरिए इश्क फरमा रहे हैं। जी। और तो ये सब भी क्या आप इस वो सब भी होता दौर से गुजरे? हाँ, दौर से गुजरा मैं। और ऐसा होता था कि आप जो है वो लखनऊ जैसी छोटी सी जगह, और जो भी ऐसे छोटे से शहर हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो आपका इश्क जो है वो बहुत जल्दी लोगों की नजर में आ जाता है। इसलिए बहुत दिन तक तो आपका इश्क जो है वो खतों में रहता है। अच्छा, मतलब खतूत के जरिए? हाँ, खतूत के जरिए जो है एक दूसरे को शेर शायरी भेज रहे हैं एक दूसरे से। और मेरा लिखने का इतना अच्छा वो था कि लोग बोलते थे कि यार वो लड़की है, उससे मेरा इश्क नहीं हो पा रहा है, तो तुम एक लेटर लिख दो। तो मेरा जो है, तो मैं दूसरों के लिए भी लेटर्स में लिखता था। तो कई बार ऐसा तो नहीं होता था कि आप ही से इश्क हो जाता था उसको? नहीं, ऐसा तो खैर इतना खुशकिस्मत नहीं हुआ मैं। इतना खुशकिस्मत। तो कोई गाना हम चाहेंगे आप जरूर इस मौके पे हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। एक गाना है बहुत अच्छा, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।
से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तभी हम जैसे अब इश्क की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा संजीदा इश्क आपका हुआ है? मेरा एक बहुत ही ज़्यादा संजीदा इश्क हुआ था। मैं बांस बोर्डिंग है यहाँ देवलाली में, वहाँ पर अपने कज़न से मिलने गया था, जहाँ मैंने एक लड़की देखी और होता ना कि पहली नज़र में इश्क हो गया। उस टाइम पे रियलाइज़ किया जब हो गया, तो जब हुआ तो पता नहीं चला, और जब पता चला तो अपना पता नहीं चला। बहुत खूबसूरत। और अल्टीमेटली ये हुआ कि बातचीत की, पता चला तो शी वॉज ईरानियन। ज़बान की तो प्रॉब्लम, ज़बान की प्रॉब्लम थी। वो इंग्लिश जानती थी लेकिन ज़्यादातर पर्शियन में ही बात करती थी, तो मुझे उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पर्शियन सीखनी पड़ी। अच्छा, तो आपने पर्शियन सीखी बाकायदा? पर्शियन बाकायदा सीखी। उसके बाद फिर हमारा इश्क चला कुछ 5-6 साल। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई शादी करेंगे, लेकिन शादी में अड़चन ये थी कि वो ईरानियन थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर हमने कोर्ट मैरिज की, बाकायदा फिल्मी स्टाइल में जो होती है। तो आज जिनसे मैंने इश्क किया था वो मेरे 3 बच्चों की माँ है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो आपके बच्चे भी क्या आप ही की तरह थोड़े मुख्तलिफ? हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एंड बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं। अच्छा, मेरा बेटा जो है अभी 9 साल का है और वो कार चला लेता है, जो बाजू में बैठा है जी, मुझे बगल में बैठा देता है और खुद मुझे ड्राइव करके ले आता है। और मैं बच्चों के साथ में जो है बहुत ही ज़्यादा, मेरा मतलब बचपन लौट आता है जब मैं उनके साथ में घर में बैठता हूँ। ऐसे तो ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। इकराम साहब, अभी आपने जिक्र किया था कि आपने अपनी जी बेगम के लिए पर्शियन सीखी जी। तो सबसे पहले जो लफ्ज थे जी, वो आपने क्या सीखे? मैंने सीखा मन तुरा दोस्त दारम। इसका मतलब होता है आई लव यू। अच्छा, मतलब पहला वर्ड आपने आई लव यू सीखा? पहला वर्ड आई लव यू, क्योंकि वही एक्सप्लेन करना था। उसके बाद तो फिर बातचीत का कुछ मेरी के में खाए ची में खरी, क्या खाएंगी, कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, सिनेमा में खरी, सिनेमा भी नहीं, पिक्चर देखने चले। तो ऐसा करके जो है फिर धीरे धीरे सीखता गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीख ली। अच्छा, वो भी हिंदी बोल लेती हैं? आप वो हिंदी बोल लेती हैं, घर में बाई वगैरह काम करने आती है तो मराठी भी बोल लेती हैं। मुझे आज तक मराठी बोलनी नहीं आई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहते हैं ना, इश्क में नजरों की जबान अलग होती है, लेकिन लफ्जों की भी अदायगी बहुत जरूरी है। अदायगी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप ठीक है नजरों से प्यार हो गया, लेकिन उसके बाद एक्सप्रेस तो आप लफ्जों कहना तो पड़ेगा ही ना कि भाई मुझे आपसे इश्क है। और बाकी के कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जो है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। पता चला हमें गाली देती रहे, हमको पता भी नहीं चले। तो सबसे बड़ा डर ये भी था कि पता नहीं गुस्से में क्या बोल रही हैं, वो तो समझ लो। तो अभी आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं? तो अभी तो अब वो बात ही नहीं, क्योंकि अब वो समझ गए कि मुझे आती है लैंग्वेज। मियां बीवी वाली नोकझोंक तो होती ही होगी। मियां बीवी की नोकझोंक तो हिंदी में ही होती है। प्यार होता है। अब तो हिंदी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। बच्चों को जो है वो ज्यादातर टाइम उनको ही मिलता है पढ़ाने का। मैं तो शूटिंग्स वगैरह उसमें बिजी रहता हूँ। तो आपके बच्चों को आप वो खेल सब खेलने देते हैं जो आपने शायद बचपन में नहीं खेले हों? जैसे आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चे साइकिल चलाते हैं पूरा दिन, सब बाहर दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गर्मी की उनको कोई परवाह नहीं। बच्चों को पूरी लिबर्टी देता हूँ कि अपना पूरा बचपन जो है वो ठीक से जी भर के जो है वो बिताएं, जो शायद आप नहीं कर पाए। शायद मैं जो हूँ एक पॉइंट पे आके थोड़ा लिटरेचर उसमें चला गया। लेकिन बच्चों को आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, पढ़ें और पढ़ाई भी उस हद तक करें कि बोझ ना हो जाए उनके ऊपर। बहुत अच्छे हैं वो पढ़ाई में, लेकिन खेलने की और शरारत करने की पूरी छूट है उनको। उनमें भी वही कॉन्फिडेंस है कि हम तो पास होंगे ही होंगे। हम तो पास होंगे। हम लोग के टाइम पे जो है वो जनरेशन गैप 20 साल 25 साल का होता था। हम गांधी जी को आज तक जानते हैं,
बच्चे जो है वो दिलीप साहब की पिक्चर देखने जाते हैं तो वो अपने बाप से पूछते हैं कि डैडी हु इज दिस ओल्ड मैन एक्टिंग लाइक शाहरुख खान। तो आज जनरेशन गैप 5 साल का 4 साल का रह गया है। आज जो छोटे बच्चे उनसे पूछे अजहरुद्दीन कौन है वो नहीं जानते हैं, उनको ये मालूम है सचिन तेंदुलकर कौन है। और आज क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को ये समझ आती जा रही है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, उनकी अपनी अदायगी क्या है, क्यों मेरे डैडी मेरे लिए पे करेंगे, उसकी सबसे बड़ी वो है कि मीडिया, कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑफ दैट। इकराम साहब, दोस्तों में जब आप जाते हैं, अब जब आप एक कामयाब राइटर हैं और इंडस्ट्री में आपका खूब नाम है माशाल्लाह से, तो जब आप जाते हैं अब तो क्या रिएक्शन होता है दोस्तों का? दोस्तों का बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। उनको ये लगता है कि हम में से एक आदमी आज उस जगह पे खड़ा है जहाँ पर जो है वो एक इज्जत है, नाम है, और मेरी कामयाबी से वो भी खुश हैं और उनको कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि आज वो भी जो है उस मुकाम पे हैं बिकॉज आई एम देयर। लेकिन जो बहुत ख़ास दोस्त हैं वो मुझे अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पहले ट्रीट करते थे कि हो गए आप राइटर अपने घर में, आप तो हमारे लिए वही हो जो पहले थे। कि मैं आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? एज अ इंडिपेंडेंट राइटर मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई पृथ्वी थी। तो उसी फिल्म का कोई गाना हम सुना दें? जी सुनवा दीजिए। चैन गया मेरा छिन, कैसे जीऊं तेरे बिन, तारों को यूं गिन गिन, आजा अभी जाना तरस मिलन को मन मन मन। मैं हूँ दिल तेरा, तू है मेरी धड़कन धड़कन धड़कन। होती है जो हलचल, कहीं कर देना कल यूं ही मुझे पागल, आजा अभी जाना तरस मिलन को मन मन मन। मैं हूँ दिल तेरा, तू है मेरी धड़कन 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 धड़कन। यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ, मेरी वालिदा वहीं रहते हैं, मेरे डैडी एक्सपायर हो गए, तो मैं सिस्टर्स वगैरह, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं लखनऊ में मैंने कुछ 300 टिकट थिएटर में बुक करा के, और मेरे पूरा ख़ानदान, मेरी माँ, मेरी बहनें सबके साथ में बैठ के देखी। और जब मेरा स्क्रीन पे नाम आया तो जो मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था। वो लम्हा मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं कथा, पटकथा और संवाद लेखक इकराम अख्तर। इनसे बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। एक छोटे शहर से जब आप कई सपने लेके बंबई शहर में आए, तो
क्या ये सोचकर आए थे कि आपको इतनी जल्दी कामयाबी मिल जाएगी या आप एक बड़े राइटर हो जाएंगे? बिल्कुल ये सोच के आया था और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आया था। और यहाँ आने के बाद जो है वो स्ट्रगल भी किया मैंने। पहले जो है मैं जब आया तो स्ट्रगल करने के बाद टीवी सीरियल्स मुझे मिले। मैंने टीवी सीरियल्स लिखना शुरू किए। मेरा दूरदर्शन पे हिना आता था, जी टीवी पे वो सीरियल आता था। कुछ 10 सीरियल मेरे पास थे। लेकिन मैं एक दिन शूटिंग में अनीस बज़मी साहब जो मेरे बॉस हैं उनसे मिलने के लिए गया। तब वो मेरे बॉस नहीं थे। मैं उनके पास मिलने के लिए गया कि आपको असिस्टेंट ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, मैं 10 सीरियल लिख रहा था, उसके बाद भी वो लोग मुझे नहीं पहचाने। अजय देवगन ने ऐसे देखा और बैठ गए वापस, कौन है क्या है। उस दिन मैंने डिसाइड किया और मुझे लगा कि मैं तो इंडस्ट्री में हूँ नहीं। मैंने सोचा जब तक अजय साहब खड़े होकर हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक कि मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ। उस दिन मैंने 10 सीरियल छोड़ दिए और मैंने अनीस बज़मी साहब को असिस्टेंट ज्वाइन किया। मतलब आपका पहला सफर फिल्मी एज असिस्टेंट मिस्टर अनीस बज़मी के साथ शुरू हुआ। 4.5 साल मैं उनके साथ असिस्टेंट था और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि क्या लिखना है ये सबको मालूम है, क्या नहीं लिखना है ये उन्होंने मुझे सिखाया। और मेरा बहुत अच्छा उनके साथ में वो रहा। एज असिस्टेंट आपने उनके साथ कौन कौन सी फिल्में की? मैंने बहुत सी फिल्में की। शोला शबनम, आँखें, बोला दा बोल, लाडला, राजा बाबू। अनीस बज़मी साहब बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने 30-35 फिल्में सिल्वर जुबली लिखी हैं जी। तो आज भी मेरे इंडिपेंडेंट होने के बाद भी मैं आज उनके साथ 2-3 फिल्में लिख रहा हूँ। प्यार तो होना था में भी मैं उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी था और राइटिंग में को राइटर भी था। क्या वजह है कि एक वक्त था जब सलीम जावेद और इन लोगों का वो जमाना ऐसा था कि राइटर को देख के लोग फिल्में देखने जाते थे जी। वो दौर अब नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? वो दौर जो है वो आएगा। थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। आज जिस हिसाब से फिल्मों का बिजनेस हो रहा है और फिल्में नहीं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि राइटर कितना इम्पोर्टेंट है। ये राइटर की इम्पोर्टेंस निकल गई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं तो खैर अभी शुरुआत की है मैंने, लेकिन जो बड़े राइटर्स हैं जो 200 फिल्में लिख चुके हैं उनको ये स्टेप लेना चाहिए, उनको ये रिवोल्ट लाना चाहिए कि भाई राइटर्स कहाँ हैं। तो आज राइटर जो है वो पुलिस वाले की तरह हो गया है। पावर बहुत है, पगार कम है। बिल्कुल सही फरमाया। हम अगर आज ये लिख देते हैं कि हेलीकॉप्टर लाना है तो प्रोड्यूसर अपना घर बेच के हेलीकॉप्टर लाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंस राइटर को नहीं है आज। इसी वजह से फिल्मों का ये हाल हो रहा है। जिस दिन से इम्पोर्टेंस राइटर को दी जाएगी, हर आदमी ये चाहता है कि क्रिएटिविटी और अच्छा काम करे। इस दौर में है। और हिचकॉक ने बोला था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अल्फ्रेड हिचकॉक बहुत बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 स्क्रिप्ट, नंबर 2 स्क्रिप्ट, नंबर 3 स्क्रिप्ट। तो वो चीज़ जिस दिन यहाँ पर लागू हो जाएगी और जो मेरे सीनियर राइटर्स हैं वो अगर ये डिसीजन ले लेंगे कि नहीं भाई राइटर कहाँ है, और मैं इंशाल्लाह जिस दिन उस मुकाम पे पहुँचूंगा तो मैं कोशिश वही करूँगा कि वो सलीम जावेद वाला जो दौर था वो वापस आए। सही फरमा रहे हैं। उसको मेंटेन करने के लिए है। मैं एक बुक लिख रहा हूँ जो हमारे स्ट्रगलर्स आते हैं, जो लोग सपने लेके आते हैं, उनके लिए एक बुक लिख रहा हूँ। शायद वो बुक पढ़ के उनको कुछ हेल्प होगी, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। उस बुक का टाइटल है फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र, भूख से शुरू डाइटिंग पे ख़त्म। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग अब यहाँ पर आते हैं बड़े शहर में बड़े बड़े सपने लेकर और कितने कामयाब होते हैं। 100 करोड़ लोगों में 10 हीरो हैं। 100 करोड़ लोगों में 10 हीरोइन है। तो बहुत ही कम रेशो है। उसकी वजह यही है कि लोगों को सीरियसनेस का पता नहीं कि कितनी बड़ी फील्ड में आए हैं वो। यहाँ कोई दरबार नहीं है, कोई गेट नहीं है। जब जिसकी मर्जी है आ जाए। पैदा हुए बच्चे से लेके मरते हुए आदमी तक की ज़रूरत है यहाँ। जहाँ दूसरी इंडस्ट्रीज में लोग रिटायर होते हैं वहाँ हमारी इंडस्ट्री में लोगों का दौर आता है। आज अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए, फिर से दौर आ गया। फिर से दौर आ गया है उनका। तो हमारी इंडस्ट्री तो इतनी अच्छी है, लेकिन इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी जगह पाने के लिए मेहनत तो बहुत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम में सिर्फ 11 लोग ही खेल सकते हैं। यहाँ अगर 100 हीरो भी आ जाएं तो वेलकम है, ज़रूरत है, बट टैलेंट होना चाहिए। और जो आप करने आए हैं उसमें कितने परफेक्ट हैं। डेस्टिनी का क्या आप मानते हैं? दुनिया 99% किस्मत है। तो फिर टैलेंट कहाँ है? टैलेंट 1% तो चाहिए ना। वो भी अगर 0 है, आप अगर पानी खुद से उठा कर नहीं पिए बोले गिलास अपने आप मुंह में आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। वो जो 1% आपकी मेहनत है उसको तो 100% कीजिए। एज ए राइटर आपने एक आज मकाम जो हासिल किया, एज ए राइटर आपने इंडस्ट्री को क्या अलग दिया है आपकी नज़र में? मैंने इंडस्ट्री को जो है वो अच्छी कहानियाँ, अच्छी फिल्में देने की
कोशिश की है और आगे भी करता रहूँगा कि कुछ न कुछ नया देता रहूँ। अभी मेरी एक फिल्म प्यासा जो फ्लोर पे है, उसके अंदर भी कहानी बहुत अच्छी है, एक नयापन है। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से यही कर रहा हूँ कि कमर्शियल राइटिंग है, इस कमर्शियल राइटिंग में आप बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन उस कमर्शियल राइटिंग में भी कितना अच्छाई, कितनी सफाई हो कि एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ के पिक्चर देख सके, एक माँ अपने बेटे के साथ बैठ के पिक्चर देखे और उसको कहीं पर ऐसा ना हो कि नजरें चुरानी पड़े। मेरी हम कोशिश चाहेंगे कि हम आपके श्रोताओं को कोई इसी बात पर आपकी पसंद का एक गाना। खुदा अपने बलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। शाह समंदर इब्ने हैदर, शाह समंदर एक नजर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया
बतौर इंडिपेंडेंट राइटर आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? पृथ्वी। आपको वो ब्रेक कैसे मिला जब आप तो एज असिस्टेंट काम कर मैं एज असिस्टेंट अनीस बज़मी साहब के साथ काम कर रहा था, और अनीस बज़मी साहब ने ये कहानी नितिन मनमोहन साहब को बेची, और नितिन मनमोहन साहब ने बोला कि भाई डायलॉग्स तो इसमें अख्तर लिखेगा। तो नितिन मनमोहन साहब का ये वो था कि उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट किया उस पिक्चर से। फिर नितिन मनमोहन साहब के लिए मैंने चल मेरे भाई लिखी, जो काफी कामयाब फिल्म है। काफी कामयाब फिल्म है। उसके बाद फिर मैं भी उनके लिए एक पिक्चर और लिख रहा हूँ जिसका नाम है नई पड़ोसन। इट इज अ कॉमेडी फिल्म। अच्छा, फिल्म कामयाब होती तो राइटर को तो जरूर फायदा होता ही है। जी, बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन राइटर को आज की डेट में अगर वो 25 सिल्वर जुबली भी दे देता है तो 20 लाख से ज्यादा का राइटर नहीं होता है। एक्टर की तो पूछिए ही नहीं। एक्टर के तो पूछिए नहीं, वो खाली पेन हाथ में पकड़ेगा तो 7 करोड़ रुपया मिल जाएगा। एक कंपोजर जब जाता है अपने डायरेक्टर के पास या प्रोड्यूसर के पास तो वो फिल्मों के गाने सिचुएशंस पे ले जाता है। एक एक्टर अपनी क्लिपिंग्स, फोटोग्राफ्स वगैरह ले। एक डायरेक्टर के पास जब आप जाते हैं, एक डायरेक्टर के पास, तो आप इतना वक्त तो लोगों के पास होता नहीं कि बाकायदा पूरी कहानी सुनी जाए, तो किस तरह से आप अपनी कहानी सुनाते हैं? देखिए, जब स्ट्रगल का टाइम था तब तो आप असिस्टेंट होते हैं। जो सही तरीका है वो ये है कि भाई आप अगर राइटर बनने आए हैं तो आप असिस्टेंट बन गए, और एक उस राइटर के असिस्टेंट बन गए जो स्टार राइटर है। तो धीरे 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 आपको प्रोड्यूसर भी जान रहे हैं, डायरेक्टर भी जान रहे हैं, और हीरो भी जान रहे हैं। सब आपको जानने लगे और आपके फैमिली की तरह हो गया। फिर उसका जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो हर आदमी आपको सपोर्ट करता है। आपने डायरेक्टर के साथ बैठे हैं, खाली टाइम में बात कर रहे हैं, आपने कुछ कहानी बनाई, अगर आपने सुना दी उसको या हीरो को सुना दी तो उसको पसंद आ गई, तो उसने बोला कि यस यू आर द राइटर। आज की डेट में इस पोजीशन के पहुंचने के बाद जो है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाऊं या कहानी सुनाऊं, ऐसा नहीं। आज लोग मुझे बुलाते हैं कि भाई ये पिक्चर है, आप लिख दीजिए, या आपके पास कोई अच्छा सब्जेक्ट है तो दीजिए मुझे। आप अभी जो बात कर रहे हैं अच्छे सब्जेक्ट की, ये आपको कहाँ से इजाद कहाँ से होती है इनकी? कुछ जो है वो हम लोग बनाते हैं, कभी कोई इंसिडेंट से इंस्पायर होके, कभी कोई अच्छी बात से इंस्पायर होके, और कुछ चुराते हैं इंग्लिश फिल्मों से। वेरी फ्रैंकली आजकल तो ज्यादा ही हो रहा है। जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। और वही है कि नकल भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जैसे हमारी प्यार तो होना था, वो इंग्लिश फिल्म थी, फ्रेंच किस, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से चुराया। वही है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कितनी है, क्योंकि चीजें तो वही हैं, कमरा वही है, सिर्फ आपको सजाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों से ही कहानी बन जाती है। तो आपकी कहानियां, जैसे भी आपने बताया, प्यार तो होना ही, तो एक इंग्लिश फिल्म से इंस्पायर, कोई ऐसी कहानी जो आप किसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखी हो, या कोई आसपास में कोई हादसे से इंस्पायर, कुछ भी जी, जो आपकी अपनी ओन जी कहानी हो? जी, मैंने भी एक कहानी जो है, वो जो मेरी प्यासा की कहानी है, वो भी बहुत ही ज्यादा मेरे पर्सनल इंसिडेंट से उससे इंस्पायर होकर लिखी। उससे इंस्पायर। आप फिल्म इंडस्ट्री में किन किन राइटरों से इंस्पायर हुए? मैं सलीम जावेद साहब, उनसे तो तकरीबन सारे ही राइटर्स इंस्पायर हैं। जी, और मेरे बॉस जो है अनीस बज़मी साहब। मैं अगर किसी से इंस्पायर हुआ हूँ तो अनीस बज़मी साहब के साथ। तो कोई ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ आप चाहते हैं कि अगर इस डायरेक्टर के साथ मैं काम करूंगा तो मेरी स्टोरी में 4 चांद लग जाएंगे? एक डायरेक्टर का भी तो अलग तरीका होता है काम करने। कोई ऐसे डायरेक्टर्स? आज जो है वो अब्बास मस्तान बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, करण जौहर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर्स तो बहुत से अच्छे अच्छे हैं। डेविड साहब के साथ भी फिल्में की हैं, कमर्शियल नंबर 1 डायरेक्टर हैं आज की डेट में वो। राज कंवर साहब के साथ भी पिक्चर कर रहा हूँ मैं, ही इज़ ऑल्सो अ गुड डायरेक्टर। महेश मांजरेकर भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो काम हर आदमी अपने अपने लेवल पे अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं। किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, कि धर्मेश दर्शन को इससे पहले लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन राजा हिंदुस्तानी उन्होंने बनाई तो उनका हो गया। ऐसे ही सुनील दर्शन का है। तो यहाँ पर कौन कब क्या दे देगा आपको पता नहीं है। आजकल फिल्मों में सोशल ट्रैक ज्यादा शुरू हो गया, वही परिवार, शादी ब्याह, रिश्तों की अहमियत। तो कोई ऐसी कहानी आप भी लिख रहे हैं फिल्मों के लिए? मेरी ज्यादातर कहानियां सब रिश्तों और इसके ऊपर ही बनी है। और जो चीज हम जब ज्यादा भूलने लगते हैं तो वो चीज भी पर्दे पे देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। फिल्मों के अलावा, लिखने के अलावा, जैसे आपने कहा कि आप शेर व शायरी भी अच्छी करते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं, तो एज अ शायर भी आपने कहीं फिल्मों में गीत वगैरह लिखे हैं? क्या हुआ कि मैं शेर शायरी करता रहा एक पॉइंट तक, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सब अपने लिए करना है, इसको प्रोफेशनली नहीं लेके आना है। इसलिए मैंने कभी
फिल्मों के लिए कभी फिल्मों कोशिश के लिए नहीं? कभी कोशिश नहीं की, और जो काम आता है वो कर रहा हूँ। ऐसा अक्सर देखा गया है कि राइटर बनने आए तो एक्टर बन गए और एक्टर बनने आए तो डायरेक्टर बन गए। आप तो राइटर ही बनने आए थे? जी, मैं राइटर ही बने था। थोड़ा सा लंबा और होता तो हीरो बनता। अच्छा। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं कथा, पटकथा और संवाद लेखक इकराम अख्तर। इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि आपको अल्लाह ऐसा मकाम हासिल कर दे कि आप खुद अपनी फिल्म बनाए और खुद ही उसमें एक्टर बने? हाँ, बट जो काम आता है इंसान को वही करना चाहिए, जो नहीं आता है क्यों करे जबरदस्ती। ये तो आप सही फरमा रहे हैं। हम चाहेंगे कि अपने लिखे हुए कुछ शेर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। पसंदीदा शेर सुनाता हूँ, मेरे लिखे हुए तो नहीं, जरूर आपके लिखे हुए भी है, जब आप लिखते हैं तो जरूर मेरा लिखा हुआ शेर है कि कुछ इस तरह हुई मेरे ज़ब्त की इंतहा, कुछ इस तरह हुई मेरे ज़ब्त की इंतहा, चीखों के शोर में मेरी सिसकी सुनी गई। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और एक शेर है कि हम उनसे तो अच्छे हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो अच्छे हैं जो रूप बदलते हैं, माना कि खराशें हैं, चेहरा तो हमारा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और एक बहुत अच्छा शेर है चचा जान का, मेरे वसीम बरेलवी साहब का, कि मैं तो चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, मैं तो चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। तो कोई गाना हम चाहेंगे आप अपने जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए कोई अपनी पसंद का, अपनी फिल्म का कोई अच्छा सा गाना सुनवा दें। मैं अपनी बीवी के लिए गाना सुनवाना चाहूंगा मेरी जोरू का गुलाम का टाइटल सॉन्ग। अच्छा। दिल में है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू। अरे आगे जोरू, पीछे जोरू, दाएं जोरू, बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। रब की ना इश्क दूजा करूं, मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करूं। अरे जोरू मैया की जय हो जय हो, है कसम रब की ना इश्क दूजा करूं, मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करूं। जोर बोले तो जागूं, जोर बोले तो सोऊं, जोर बोले तो हंसूं, जोर बोले तो रोऊं। जोरू के लिए हर सितम अब सहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूं। एज राइटर तो आप इस वक्त में काफी बिजी हैं, लेकिन फिर भी अगर वक्त मिलता है तो आप... वक्त मिलता है तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ। क्या आपके बच्चों को चाहेंगे आप इस इंडस्ट्री में लाना? मेरी कोशिश है, और आगे उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो एज ए राइटर आपको मौका मिलता होगा जरूर आउटडोर्स वगैरह भी जाने का? इस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूसर के खर्चे पे घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूरोप,
सब जगह। इंडिया में कहाँ गए हैं? इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी जगह। तो कभी ये गर्मियों में ऐसा मौका मिला है कि आप कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत गर्म? हैदराबाद हम लोगों ने शूटिंग की रॉक्स के ऊपर, पूरा अंदर, इन्हीं गर्मियों में। इन्हीं गर्मियों में भी समझ लीजिए कि सर पे बर्फ रखते थे और कपड़े बांध के शूटिंग होती थी। वाकई बहुत मेहनत का काम है, लेकिन लोगों को लगता है कि बस जी इनको तो बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा वो है, और ये ऑडियंस का वो है कि 20 करोड़ रुपए की फिल्म का फैसला 20 रुपए में होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहानी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर एक जो उसको सही शेप जो देता है वो होता है डायरेक्टर। अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर जो है और अच्छे एक्टर, ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब पूरी टीम का ही एक वो होता है कि आपके छोटे से और फेक सीन भी सच लगने लगते हैं। ज्यादातर आप कॉमेडी फिल्में लिख रहे हैं? कॉमेडी मैंने लिखी हैं डेविड साहब के साथ, जो कुंवारा, और जिस तरह से नाम बताया आपने, कुंवारा, जोड़ी नंबर 1, जोरू का गुलामी, कॉमेडी, ये सब। जोड़ी नंबर 1 मेरी पिक्चर नहीं है। कॉमेडी लिख रहा हूँ, इमोशनल भी लिखा है मैंने। अभी जो मेरी फिल्म प्यासा जो है वो भी अच्छा है, इमोशनल ट्रायंगल लव स्टोरी। जो फिल्में आपने लिखी है इनमें आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी? इसमें मेरी पसंदीदा फिल्म थी तेरा जादू चल गया। और ये कामयाब भी रही फिल्म? ये उतनी कामयाब नहीं रही फिल्म, लेकिन वो कहानी बहुत अच्छी थी, उसको बहुत मन से लिखा भी था मैंने। बाकी तो सभी कहानियां मेरी, आप कहानियां अगर आप देखें, आप पिक्चर देखें तो आपको लगेगा नहीं राइटर है इसके अंदर। आपने भी जो जिक्र किया था फिल्म का, तेरा जादू चल गया, तो हम चाहेंगे कि वो गाना एक हम अपने श्रोताओं को सुना दें। जी। ये चाहत ये बेताबी, ये चाहत ये बेताबी नाकाम नहीं है, नाकाम नहीं है। अब मेरे बिना उनको भी अब मेरे बिना उनको भी आराम नहीं है। सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, तू मुझको सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, तू मुझको अपने हाथों की लकीरों में बसा लो। तुम ही नसीब अपना अब हमको बना लो। हमको अपने हाथों की लकीरों में बसा लो। तुम ही नसीब अपना अब हमको बना लो। जुदा हो जाए हम तुम जुदा हो जाए आसान नहीं है। सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया। दोस्तों ये थे कामयाब फिल्म राइटर इकराम अख्तर। इनसे बातचीत कर रही थी रजिया रागिनी। अब हम अपने उन साथियों के नाम आपको बता दें जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंट्स दिनेश दाभोलकर,
पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर महेंद्र मोदी और इस सीरीज के इस अंक की प्रोड्यूसर थी शकुंतला पंडित। मुझे याद सब है जरा जरा।